नमस्कार, सियासी रंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। सियासी रंग में हम बात करते हैं उन खबरों की जो राजनीति के गलियारों में दिन भर रही, सत्ता का केंद्र, राजनीति का केंद्र और जिन पर होती रही आरोप प्रत्यारोप की जंग। ऐसी खबरों के साथ हाजिर हैं हम अपने विशेष कार्यक्रम में सियासी रंग। तो ये सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत की। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज आगाज हुआ, जिसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर कहा कि मुझे राज्यपाल पर दया आती है, उन्हें ऐसा अभिभाषण देना पड़ा जो मीडिया के लिए और जनता के लिए नहीं है। कमलनाथ ने आगे कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण प्रदेश की जनता को गुमराह करने वाला है। महिलाओं पर अत्याचार का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण में पीएम मोदी का जिक्र आने पर कहा कि मुझे तो लग रहा है जैसे मैं लोकसभा में बैठा हूं। मुझे राज्यपाल पर दया आती है कि उनको ऐसा भाषण पढ़ना पड़ा जो मीडिया के लिए है, प्रदेश के लिए नहीं है। आप गिनेंगे कितनी चीजें प्रस्तावित हैं। इन्होंने 15 साल में 15,000 प्रस्तावित योजनाएं करी हैं, कोई उनका नाम निशान नहीं। तब उन्होंने कहा कि इतना इन्होंने एलोकेशन किया है, ये एलोकेशन का कोई मतलब नहीं। तो ये तो प्रदेश की जनता को गुमराह करने का है। जो सही बात कहनी थी कि महिलाओं पर क्या अत्याचार हो रहा है, आज किसानों की क्या स्थिति है, आज बेरोजगारों की क्या स्थिति है, मजदूरों की बात करी कि मजदूरों को हमने इतना पैसा दिया और सबने देख लिया मीडिया में कि मजदूरों को क्या हाल थी। खाने का उन्होंने कहते हैं प्रबंध किया। आज कितनी दफे जिक्र किया राज्यपाल ने प्रधानमंत्री का। मैं तो सोच रहा था मैं लोकसभा में बैठा हुआ हूँ। तो सत्र के आगाज के साथ ही महामहिम के अभिभाषण पर तीखी प्रतिक्रियाएं और बहस छिड़ गई है। राज्यपाल के अभिभाषण को गुमराह करने वाला अभिभाषण बताया है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। उन्होंने कहा कि राज्यपाल पर मुझे दया आती है। तमाम जानकारी के साथ सनी मालवी हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ रहे हैं। सनी, जिस प्रकार का अभिभाषण आज महामहिम का रहा, जिसको लेकर सत्ता पक्ष अभिभाषण को एक नई दिशा देने वाला बता रहा है, जो कि मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए और मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक उचित अभिभाषण था, तो वहीं जो अब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसको लेकर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि विपक्ष पहले दिन से ही हमलावर है और अभिभाषण पर भी तीखी बहस। जी जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, राज्यपाल के भाषण के साथ ही बजट सत्र की आज शुरुआत हो गई है। जिस प्रकार से महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन ने जो भाषण शुरू किया था, उसको लेकर अब प्रतिक्रिया आने लगी है। विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहा है और बिल्कुल उनका जिस प्रकार से जो कमलनाथ का बयान आया है, उन्होंने साफ तौर से यही कहा है कि जिस प्रकार से मुझे राज्यपाल पर दया आती है, उनका ऐसा भाषण पढ़ना पड़ा किया मीडिया के लिए, प्रदेश के लिए नहीं है। बीजेपी ने 15 साल में प्रस्तावित योजना की है और उनका नामो निशान नहीं है। सरकार के नजरिए में हमारा किसी क्षेत्र नहीं है, यही प्रदेश का भविष्य उन्होंने निशाना साधा। साथ ही जिस प्रकार से आपको बता दें कि उपाध्यक्ष पद को लेकर एक सस्पेंस बरकरार है और बिना किसी विवाद के बीजेपी ने अध्यक्ष पद के लिए गिरीश गौतम का आगे नाम रखा है, लेकिन अब वो अध्यक्ष पद हो चुके हैं और उपाध्यक्ष पद के लिए अभी भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस के सरकार ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का बनाया था, लेकिन बीजेपी का साफ तौर से यही कहना है कि हम भी उस परंपरा के में फॉलो करेंगे जैसी कांग्रेस ने परंपरा को फॉलो किया था। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सत्र के आगाज के साथ ही अब तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी है। पक्ष विपक्ष आमने सामने है और मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र पर अभिभाषण पर पूर्व सीएम कमलनाथ की प्रतिक्रिया आपको सुनवाई और उसको लेकर अब उन्होंने कहा है कि राज्यपाल पर मुझे दया आती है। जो अभिभाषण था वो जनता के लिए नहीं बल्कि मीडिया के लिए था। बहुत शुक्रिया सनी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो वहीं जहां एक और अभिभाषण को लेकर तीखी प्रतिक्रिया, तो वहीं बजट सत्र के आगाज के साथ पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में विपक्ष का विरोध भी देखने को मिला। कांग्रेस विधायक साइकिल से विधानसभा पहुंचे। इस बीच अधिकतर कांग्रेस विधायकों को बीच रास्ते में साइकिल से उतरना पड़ गया। चढ़ाई होने की वजह से पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा, जीतू पटवारी साइकिल से उतरकर अपने वाहन से विधानसभा पहुंचे, तो वहीं विधायक आरिफ मसूद, कुणाल चौधरी विधानसभा तक साइकिल से ही पहुंचे। इसके पहले पुलिस ने पीईबी के सामने बैरिकेड्स लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक दिया। सिर्फ कांग्रेस विधायकों को ही विधानसभा जाने दिया गया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के विधायकों पर तंज कसा है। मैं कांग्रेस के नेताओं को चुनौती देना चाहता हूं, वो सही मायने में यदि विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आज इस बात की घोषणा करें कि वो परमानेंट रूप से साइकिल पर घूमेंगे। कमलनाथ जी 20 फीट से ज्यादा साइकिल नहीं चला सकते। ये नाटक नौटंकी करने से राजनीति नहीं चलती। पहले हवाई जहाज में नहीं घूमते तो कमलनाथ जी आज आपको साइकिल पर घूमने की स्थिति नहीं बनती। अब कांग्रेस जो है ना साइकिल की बात पैदल पटरियों पे आने वाली है। जो उनके कारनामे हैं जनता ने पूरी तरीके से उन्हें नकार दिया है। इस कारण से उनको साइकिल के अलावा कुछ नहीं बना है। कांग्रेसियों का स्थान साइकिल में ही बचा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बची कहाँ है? कांग्रेस तो धरातल में चली गई है। इसलिए उनको जो नाटक नौटंकी करना उनको करने देना चाहिए। तो विपक्ष का साइकिल मार्च, मध्य प्रदेश बजट सत्र का आगाज हुआ और इस बीच विपक्ष की तीखी प्रतिक्रियाओं के साथ साथ साइकिल मार्च भी देखने को मिला। महंगाई के विरोध में हमारे साथ एडिटर इन चीफ रमेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। रमेश जी, जिस प्रकार से विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई, पहले ही दिन कांग्रेस जो है वो हमलावर नजर आई और कहीं ना कहीं ये शुरुआती दौर से अंदाजा लगाया जा रहा था कि बजट सत्र हंगामेदार होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी, महंगाई और इसको लेकर मुद्दा जो है भुनाने के प्रयास में थी, लेकिन आज का जो आगाज रहा वही हंगामेदार। देखिए, मोटे तौर पर ये बात सही है कि पिछले काफी दिनों से विपक्ष की बराबर कोशिश होती है कि विधानसभा में ऐसा कुछ करें कि जिसमें वो सुर्खियों में भी रहें, वो पब्लिक का उनकी तरफ ध्यान आकर्षित हो। इसलिए विपक्ष हमेशा आक्रामक मुद्रा में रहता है। ये आक्रमण तब भी होता था जब पिछले दिनों कमलनाथ की सरकार थी, तब भाजपा ने किया था। जिस तरीके से फिर वो साइकिल मार्च वगैरह है, ये केवल पब्लिक का ध्यान आकर्षित कराने और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने का एक उपक्रम है। तो ये मोटे तौर पर पिछले काफी दिनों से विधानसभाओं की ये परंपरा हो गई है कि विषय की बात कम करना और कहीं ना कहीं मीडिया में स्थान बने, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना। मैं समझता हूँ आज का सारा उसी का एक हिस्सा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं रमेश जी, जिस प्रकार से अब जो सत्ता पक्ष का भी इसको लेकर जो प्रतिक्रिया आने का क्रम शुरू हुआ, साफ तौर पर यही कहना है कि कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, धरातल पर जा चुकी है। यही वजह है कि लाइमलाइट में रहने के लिए कुछ ऐसी तरकीबें वो खोज लाते हैं, इजाद कर लाते हैं ताकि वो सुर्खियों में बने रहे और इससे जनता भी सरोकार नहीं रखती, क्योंकि जो बहुमत है वो सरकार के साथ है, बीजेपी के साथ है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं, बहुमत सरकार के साथ है, लेकिन सरकार की ये प्रतिक्रिया जो है कि विपक्ष के पास कुछ नहीं है, ये भी लगभग हर सत्तारूढ़ दल यही बात कहता है। कमलनाथ जी ने जब भाजपा ने किया था तब कमलनाथ जी ने भी यही बात कही थी। कुछ बातें हैं जो सत्ता पक्ष विपक्ष के लिए सेट हैं। ये ठीक है कि जैसे हॉकी में पाले बदल जाते हैं, वैसे टीम इधर की उधर हो जाती है, मुद्दा और कहने का स्टाइल कभी नहीं बदलता। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सत्र के आगाज के साथ ही साइकिल मार्च जो विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिला और आगामी सत्र पर क्या कुछ होता है ये दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया रमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र जिसमें साइकिल में पहुंचे कांग्रेस के तमाम विधायक और इसको लेकर सत्ता पक्ष का तंज कि आखिर धरातल में जा चुकी कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, यही वजह है कि नई तरकीबें वे खोजते रहते हैं। और चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की सियासत में क्या कुछ हाल है। वैक्सीनेशन को लेकर हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि फेज 3 का ट्रायल और उसके नतीजे आने के बाद ही छत्तीसगढ़ की जनता को यह वैक्सीन प्राप्त कराई जाए। वहीं बजट सत्र के पहले ही दिन सदन में वैक्सीनेशन को लेकर सवाल उठ खड़े हुए, पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक हुई। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का इस पर क्या कुछ कहना है, पहले आपको सुनवाते हैं। निश्चित रूप से इसमें राजनीति छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है, जहां पर केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है स्वदेशी है, हमारे वैज्ञानिकों ने इतना मेहनत किया है, उसके ऊपर इनको शंका उत्पन्न जाहिर नहीं करनी चाहिए। पूरे देश भर के लोग जहां पर उसका उपयोग कर रहे हैं, लगवा रहे हैं,
वहाँ पर छत्तीसगढ़ के अनदेखा किया जाना यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ में अन्याय है। कहीं पॉलिटिक्स नहीं हो रहा है। पहले तो केंद्र सरकार को ये स्पष्ट करना ही चाहिए कि ये थर्ड ट्रायल का वैक्सीनेशन छत्तीसगढ़ को ही क्यों दिया जा रहा है। और आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने लगातार कहा है, हम केंद्र सरकार के या उनके वैक्सीनेशन का विरोध नहीं करते, लेकिन केंद्र इसको स्पष्ट क्यों नहीं करती कि थर्ड ट्रायल अभी हुआ नहीं है, उसको वैक्सीनेशन के लिए आप भेज रहे हैं। बात केवल ये है। तो सत्र की शुरुआत में भी वैक्सीनेशन का मुद्दा छाया रहा। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का बयान आया था कि आखिर थर्ड ट्रायल नहीं हुआ है तो क्यों वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की प्रतिक्रियाएं। जहां सत्ता पक्ष का कहना है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उन पर कांग्रेस को भरोसा नहीं है, तो वहीं विपक्ष का यह कहना है कि हमें सरकार पर या फिर हमारे वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है, लेकिन ट्रायल होना चाहिए, उसके बाद ही वैक्सीन लगानी चाहिए। तो आज विधानसभा के बजट सत्र के बीच भी कोरोना वैक्सीन का ये मुद्दा गरमाता हुआ नजर आया। आपने दोनों ही प्रतिक्रियाएं सुनी, जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। पक्ष और विपक्ष के बीच काफी नोकझोंक हुई। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी, जहां दोनों ही का साफ तौर पर कहना है, एक तरफ उनका कहना है कि थर्ड ट्रायल क्यों नहीं हुआ और छत्तीसगढ़ की जनता के पास वैक्सीनेशन जो है वो पहुंच गई है, वैक्सीन पहुंच गई, तो वहीं सरकार का ये विरोध कि आखिर हमारे डॉक्टर्स, हमारे वैज्ञानिकों पर भरोसा क्यों नहीं है विपक्ष को। स्टेट हेड छत्तीसगढ़ नितिन चौबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन जी, लगातार वैक्सीनेशन का जो मुद्दा है काफी समय से गरमाया हुआ है, लेकिन आज का दिन सत्र का था, विधानसभा का बजट सत्र, जिसमें कई अहम मुद्दों के साथ शुरुआत होनी थी, अभिभाषण हुआ और कई ऐसे मुद्दे जिनको लेकर विपक्ष अपनी तैयारी कर बैठा है, लेकिन सत्र में भी वैक्सीनेशन। जी बिल्कुल सुनीता, आपने ठीक कहा। चूंकि वैक्सीन का मुद्दा तब से गरमाया था जब माननीय टी.एस. सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री का ये बयान आया था कोवैक्सीन को लेकर, जब तीसरी खेप छत्तीसगढ़ में पहुंची थी कि थर्ड फेज के ट्रायल के बिना वो छत्तीसगढ़ की जनता को ये वैक्सीनेशन नहीं होने देंगे। इसके बाद लगातार छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमाती रही और आज ये हुआ कि सत्र का पहला दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आपसी तालमेल में, जो आपसी खींचतान में यहाँ तक बात चली गई कि वैक्सीनेशन का मुद्दा फिर उछल के आ गया, जहाँ पर नेता प्रतिपक्ष ने धर्मलाल कौशिक ने कहा, आरोप लगाते हुए राज्य सरकार पे कि वैक्सीन को लेकर सियासत कर रही है राज्य सरकार। तो हमारी केंद्र सरकार द्वारा जो उपहार स्वरूप दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ की जनता को, उस पर शंका नहीं करनी चाहिए। उनको उनका साथ देकर कोवैक्सीन से लड़ने की तैयारी करनी चाहिए, कोरोना से लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। वही रविंद्र चौबे ने कहा कि राजनीति जैसा कोई मुद्दा नहीं है। सरकार, केंद्र सरकार के ऊपर उन्होंने सीधा सीधा कहा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि थर्ड फेज का ट्रायल जब तक सक्सेस नहीं हो जाता वो अपनी जनता को ये लगाने नहीं देंगे। और चूंकि इसमें किसी तरह का कोई भी राजनीतिक मुद्दा नहीं है, जब फर्स्ट और सेकंड फेज को वैक्सीन लगाने में राज्य की जनता को नहीं नकारा गया, तो फिर क्यों थर्ड फेज का ट्रायल सक्सेस हुए बिना हम अपनी जनता को रिस्क में ले सकते हैं। जी, लेकिन बिल्कुल नितिन जी, साफ तौर पर लेकिन इस पूरे मामले में जो सत्ता पक्ष है, सरकार का यही कहना है कि आखिर क्यों थर्ड ट्रायल नहीं हुआ, लेकिन साफ तौर पर जो केंद्र सरकार है या फिर माना जाए बीजेपी का ये कहना है कि ये पूरा जो भरोसा है ये डॉक्टर्स पर होना चाहिए, हमारे वैज्ञानिकों पर होना चाहिए, क्योंकि जो वैक्सीन बनाई गई है वो सरकार के द्वारा नहीं बनाई गई, केंद्र के द्वारा नहीं बनाई गई, बीजेपी के द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि हमारे वैज्ञानिकों की अथक प्रयास के द्वारा बनाई गई है। जी निश्चित तौर पर ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई है और होममेड मेडिसिन है। इसको लेकर धर्मलाल कौशिक ने भी कहा कहीं विदेशों से आयातित नहीं है ये वैक्सीन, तो अपने देश के वैज्ञानिकों को स्वास्थ्य मंत्री को भरोसा होना चाहिए। ये उनकी शोध का और उनके जो प्रयास है, अथक प्रयास, उसका कहीं ना कहीं अपमान है। और यहीं अगर केंद्र राज्य सरकार की बात की जाए तो बोले हम, उनका साफ तौर पे कहना था कि हम हर उस इंसान का, चाहे वो वैज्ञानिक हो, साइंटिस्ट हो, उसकी कद्र करते हैं, लेकिन कोई भी जब नई चीज आती है धरातल में तो उसका प्रैक्टिकल किया जाता है, उसकी जांच पड़ताल की जाती है और मेडिकल फील्ड में खासकर मानव शरीर के अंगों में होने वाले उसके साइड इफेक्ट्स को देखा जाता है। उस बीच में कदा यदा की कुछ घटनाएं यहाँ पर सामने आई, एक सब इंस्पेक्टर की मौत और उसके बाद एक कंपाउंडर का वापस कोरोना पॉजिटिव होना। वर्तमान में सिविल लाइन टीआई भी वैक्सीन लगने के बाद कोरोना पॉजिटिव पड़े हुए हैं।
इस तरह के कई प्रश्न चिन्ह खड़े होने के बाद भी और सारे कई कयास राज्य सरकार कोवैक्सीन के थर्ड ट्रायल की सक्सेस पे लगा रही। जी, तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है नितिन जी, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से विपक्ष की तैयारियां हैं, तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो किसान हो, कृषि कानून हो या फिर वैक्सीन, ये तमाम मुद्दों को उठाने का क्रम पहले दिन से ही शुरू हो चुका है। पहले दिन से ही चाहे कोवैक्सीन हो या राज्यपाल के अभिभाषण पे कटाक्ष हो, जो सरकार की उपलब्धियां हैं उसको लेकर, चाहे पौंडीचेरी में सरकार गिरने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की आपसी वार हो, ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि पहले दिन से ही विपक्ष करारी तैयारी कर आया हुआ है और सत्ता पक्ष भी उसका जवाब देने के लिए पूर्णतः मुस्तैद है, जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज सत्र में भी वैक्सीन का मुद्दा छाया रहा और आपको बता दें कि आज से सत्र का आगाज हुआ है और इस सत्र के साथ ही विपक्ष की तगड़ी तैयारी तमाम मुद्दों को लेकर। तो ये बात करेंगे जोगी जनता कांग्रेस की, जिसने बजट सत्र के दौरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा की है, लेकिन सदन में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बसपा गठबंधन के केवल 6 ही सदस्य हैं, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के लिए 9 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। यही वजह है कि पार्टी इसके लिए भाजपा से मदद मांग रही है। जोगी जनता कांग्रेस के विधायक धर्मजीत सिंह ने इस विषय पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि संख्या बल के आधार पर तो हम अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला पाए, लेकिन हमने प्रमुख विपक्षी दल भाजपा से चर्चा की है। उनके विधायक दल की बैठक इस बात पर चर्चा की जाएगी कि अगर बीजेपी की हरी झंडी मिलती है तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने तंज कसा। और नितिन जी हमारे साथ जुड़े हुए। नितिन जी, अविश्वास प्रस्ताव पर भी गुटबाजी देखने को मिल रही है, संख्या बल के आधार पर कमी, लेकिन जिस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात की जा रही है उस पर क्या कहें? जी, निश्चित तौर पे देखा जाए तो विपक्ष जो है इस बजट सत्र में जो को लेकर काफी मुस्तैद है और जहां तक बीजेपी ने कमर कस रखी है वहां जोगी जनता कांग्रेस भी कहीं पीछे नजर नहीं आती। रेणु जोगी जो जोगी जनता कांग्रेस के विधायक है, स्वर्गीय जोगी की पत्नी है, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव की मंशा रखी है सदन में, लेकिन सदन की जो नियमावली है उसके अनुसार कम से कम अविश्वास प्रस्ताव के लिए 9 विधायकों का समर्थन होना जरूरी है। और जोगी जनता कांग्रेस के पास और बसपा का जो उनके साथ गठबंधन है वो कुल मिला के 6 ही सदस्य हैं, तो 3 सदस्यों की उनके में कमी पड़ी। उसको लेकर भी काफी सारे चीजों का बयानबाजी चालू हुई। इसको लेकर जो जोगी जनता कांग्रेस के सीनियर विधायक है धर्मजीत सिंह, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, लेकिन जो प्रमुख विपक्षी दल है भाजपा उससे चर्चा कर जारी है और उनकी विधायक दल की बैठक के बाद ही ये किया जाएगा। उसी पर कटाक्ष करते हुए चौबे ने साफ तौर पे कहा कि संसदीय कार्य मंत्री कि अविश्वास प्रस्ताव की बात तो ठीक है, लेकिन ऐसे लोग अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी अपनी ओर से कर सकते हैं, ये सदन की परंपरा है, लेकिन जिनकी सदन में संख्या ही नहीं है वो किस हिसाब से अविश्वास प्रस्ताव की सोच रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लोग अपनी औकात से ज्यादा बात करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री का यह बयान आने के पश्चात तुरंत ही कुछ घंटे पश्चात जोगी जनता कांग्रेस के जो सुप्रीमो है वर्तमान में अमित जोगी, उनका एक ट्विटर निकल के आता है और वो इसका जवाब तलब करते हुए शायरी के माध्यम से नजर आते हैं। उन साफ तौर पे उस बात को वो कटाक्ष करते हुए और ट्वीट को रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि तरक्की कितनी कर ली जमाने में, मगर अहम और वजह आज भी लाइलाज है। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि आप सत्ता में बहुबल में आने पे आप जो अहम है और एक वहम है जो उसको कोई भी दूर नहीं कर सकता है। ये साफ तौर पे उन्होंने रविंद्र चौबे के इस बयान को इशारा करते हुए कहा। ये बिल्कुल कहा जा सकता है सुनीता की संख्या बल में जरूर विपक्ष कम है, लेकिन सत्ता पक्ष को घेरने में चाहे जोगी जनता कांग्रेस हो या फिर भाजपा, वो अपनी पूरी कमर कसे हुए इस सदन में सत्ताधारी कांग्रेस को घेरने की। तो बिल्कुल साफ तौर पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में जोगी जनता कांग्रेस, लेकिन बीजेपी की हरी झंडी का इंतजार और इस बीच प्रतिक्रियाएं कि आखिर औकात से ज्यादा बात कर रहे हैं विपक्ष के लोग, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म रहा। बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी सरकार का सर्वाधिक बड़ा बजट पेश किया। वर्ष 2021-22 के लिए वित्त मंत्री ने 5,50,270 करोड़ 78 लाख का बजट पेश किया, जो प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाना हमारा लक्ष्य है, जिसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। सड़क हादसे में मरने वाले किसानों को 5 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। हर घर में जल, बिजली और बैंकिंग की सुविधा होगी। महिला सुरक्षा को लेकर भी लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। तो यूपी का सबसे बड़ा बजट पेश हुआ। वर्ष 2021-22 के लिए वित्त मंत्री ने 5,50,270 करोड़ 78 लाख का बजट पेश किया। तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता राजू जुड़ रहे हैं। राजू, जिस प्रकार से आज यूपी का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया, तमाम मुद्दों को छूने का प्रयास किया गया, तमाम सेक्टर्स के लिए सरकार को सौगातें लेकर आई, साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं यूपी सरकार अपनी जनता के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जो कि बजट पे देखने को मिला। देखिए सुनीता, सबसे पहले बात करें उत्तर प्रदेश विधानसभा में जिस तरीके से आज वित्त मंत्री की बात है, सुरेश खन्ना ने यूपी सरकार का सर्वाधिक बजट पेश किया है। वर्ष 2021 और 22 के लिए वित्त मंत्री ने 5,50,270 करोड़ और 78 लाख का बजट पेश किया है, जो प्रदेश का अब तक का सबसे बजट बड़ा माना जा रहा है। लेकिन यहाँ अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का कहना है कि सरकार ने कोई किसानों के लिए, देखा जाए जिस तरीके से हम विपक्ष की बात करें अखिलेश यादव की, जो हमने दिया था वो किसी ने नहीं दिया, इनकी सरकार में कोई बजट नहीं है, ये एक जनता को लॉलीपॉप देने की बात की गई है। लेकिन यहाँ अगर वित्त मंत्री की बात करें, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाना हमारा लक्ष्य है, जो सुरेश कुमार खन्ना ने कहा, जिसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि किसानों की आय दोगुना होगी, दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है, और वहीं सड़क हादसे में मरने वाले किसानों को 5 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। हर घर में, जिस तरीके से देखा जाए, हर घर में जो सरकार की जो उपलब्धियां हैं जिस तरीके से, तो उनको भी पूरा किया जाएगा। क्योंकि देखा जाए सबसे बड़ा जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बात है, देखा जाए जिस तरीके से घर में बिजली की बात करें, जिस तरीके से बैंकिंग की सुविधा की बात करें, या महिला सुरक्षा के लिए लगातार अभियान चलाया जाएगा। लेकिन कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार ने एक बार फिर बजट का पिटारा खोला है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खासकर महिलाओं को और बच्चों को सुरक्षा की और मजबूत करने का संकल्प दोहराया सुनीता। लेकिन 5 और शहरों में सेल्फ सिटी योजना के कदम बढ़ेंगे। जैसे बात करें लखनऊ के बाद दूसरे चरण में वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज में सेल्फ सिटी योजना के लिए 309.43 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। और सबसे बड़ी बात की जाए बजट में, जो के बाद आज भगवान राम के नाम से अयोध्या में जो एयरपोर्ट बनेगा, भगवान परशुराम मर्यादा जी। तो बहुत शुक्रिया राजू, हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया, जिसमें 5,50,270 करोड़ 78 लाख का ये बजट पेश किया गया, और प्रदेश का ये अब तक का बजट माना जा रहा है। वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाना ही हमारा लक्ष्य है, जिसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सियासी रंग में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे सियासत से जुड़ी हुई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।